सबसे पहले आपको बताएं, पनामा केस का फैसला आना अभी बाकी है। शाहिद चौधरी निसार ने अपना फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 35 साल की रफाकत खत्म कर देंगे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कल वज़ीर आज़म से अलहदगी का ऐलान करेंगे। बिल्कुल, पनामा केस का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन शाहिद चौधरी निसार ने अपना फैसला कर लिया है। वजीर दाखिला चौधरी निसार कल वजीर आजम से अलहदगी का ऐलान करेंगे। करीबी जराए कहते हैं कि चौधरी निसार वजारत दाखिला से इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन न मुस्लिम लीग नून छोड़ेंगे और न फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि चौधरी निसार हमारे साथ थे, हैं और साथ ही रहेंगे। चौधरी निसार आजमाइश और मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम के करीबी दोस्त ने मुश्किल वक्त में रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। हुकूमत थी या अपोजिशन बेंचें, वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार 35 साल साथ रहे, लेकिन चौधरी निसार के करीबी जराए बताते हैं कि वजीर दाखिला ने फैसला कर लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर आजम नवाज शरीफ से रफाकत खत्म करने और वजारत दाखिला से इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी काबीना के 13 जुलाई के इजलास में किए गए गिले शिकवे दोहराएंगे और दोस्ती खत्म करने की वजूहात भी बताएंगे। ये यकीन दहानी भी कराएंगे कि वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, न किसी जमात में शामिल हो रहे हैं। जराए कहते हैं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार को मनाने की तमाम ही कोशिशें बेनतीजा रहीं। मियां शहबाज शरीफ भी नाराजगी दूर न कर सके। दूसरी जानिब तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि वजीर दाखिला चौधरी निसार के करीबी जराए के हवाले से चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। वजीर दाखिला के करीबी जराए कौन हैं, वजाहत की जाए। मीडिया से पहले भी कहा था कि चौधरी निसार के मुतालिक कयास आराइयां ना की जाएं। चौधरी निसार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे, ये उसी वक्त वाज़े होगा। उधर ख्वाजा साद रफीक पर उम्मीद है कि चौधरी निसार आजमाइश और मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी निसार उनके साथ थे, हैं और साथ ही रहेंगे। और अब आप तक पहुंचाएं बड़ी खबर। जराए बताते हैं कि वजीर दाखिला को मनाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। चौधरी निसार अली खान से ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर की मुलाकात हुई और मुलाकात गुज़श्ता रोज पंजाब हाउस में हुई। दोनों वज़रा ने वज़ीर दाखिला को गुज़श्ता रोज इजलास में शिरकत की दावत भी दी थी। वज़ीर दाखिला ने इजलास में शिरकत से माजरत की। जराए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मौक़िफ़ असूली है, पीछे नहीं हट सकता। वज़रा की वज़ीर दाखिला के मौक़िफ़ की तायद, मगर राजनीति नामे पर भी इसरार। ऐसा बताना है जराए का। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। अशरफ मलखम, बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? वज़ीर दाखिला को मनाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। जी, मेरी इतला के मुताबिक कल जब वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में अहम इजलास मुस्लिम लीग नून का तलब किया गया, तो उससे पहले ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर जो वफाकी वज़रा हैं, दोनों को चौधरी निसार के पास भेजा गया। उनको इजलास में शिरकत के लिए आमादा करने थे। दोनों वज़रा गए। जो हमारी इतला के मुताबिक चौधरी निसार शायद इस मुलाकात के लिए ही पंजाब हाउस आए थे, वरना वो कुछ दिनों से तबीयत की नासाजी के बायस दफ्तर में नहीं आ रहे थे। आमतौर पर वो दफ्तरी अमूर पंजाब हाउस में बैठकर सर अंजाम देते हैं। कल खास तौर पर इसी मुलाकात के लिए आए थे। इस मुलाकात में दोनों वज़रा ने उनसे दरख्वास्त की कि इख्लाफात होते रहते हैं पार्टीज में, उनका मौक़िफ़ भी चौधरी निसार ने हमारी इतला के मुताबिक बताया कि किस वजह से वो इजलासों में नहीं जा रहे। वो शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका तफसील से जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही दोनों वज़रा ने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हम मानते हैं कि आपको और दूसरे वज़रा को अहम मौक़ों पर मुशावरत के अमल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन वक्त जो इस वक्त है, पार्टी में मुश्किल वक्त है, आपको पार्टी के अंदर बैठकर एक पैगाम देना चाहिए कि हम सब इकट्ठे हैं। ये मिल बैठने का वक्त है, दूर रहने का वक्त नहीं है। लेकिन चौधरी निसार को वो कायल ना कर सके इजलास में शिरकत के लिए, और इसके बाद ही चौधरी निसार की तरफ से, उनके तर्जमान की तरफ से एक मैसेज आया था कि इतवार के रोज वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करके अपना असूली मौक़िफ़ क्या था, क्यों वो इन मुलाकातों में नहीं गए, और प्राइम मिनिस्टर उनकी काबीना या उनको पंजाब के जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ, उनसे क्या इख्तिलाफात हैं, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। लेकिन ये मुलाकात आखिरी एक मुलाकात थी हमारी इतला के मुताबिक, वो हुकूमत की तरफ से जो नाकाम हो गई है। ठीक, चौधरी निसार अली को मनाने ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर पंजाब हाउस पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये वक्त दूरियों का नहीं, मिल बैठने का है। उन्होंने इसरार किया इस बात पर और मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चौधरी निसार नहीं माने और ये आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई दोनों वज़रा की। अशरफ मलखम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। कौम करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब चाहती है, जहां इतना सब्र किया थोड़ा और भी कर सकते हैं। हम इंतजार के मूड में हैं। एक तरफ नून लीग का बच्चा ग्रुप है जो इदारों से महाजाराई चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप चौधरी निसार की शक्ल में है जो शख्सियात की बजाय सिस्टम को बचाकर आगे जाना चाहता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है, अभी तो इब्तिदा है, इंतहा बाकी है। जबकि कौमी असम्बली के रुकन जमशेद दस्ती ने कहा है कि जमहूरियत के नाम पर चोर, डाकू और बदमाश असम्बलियों पर काबिज हैं। जमहूरियत का तो ये असूल बन गया है कि करोड़ों लगाओ और अरबों कमाओ। सियासतदानों का एहतसाब नवाज शरीफ समेत सबका, जमशेद दस्ती का, अल्फ से शेख तक हो, कानून मौजूद है। क्या किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी मुंशी, किसी मैनेजर, आप इंटेलिजेंस दौर है, आप दुनिया पे कहाँ कुछ करा सकते हो, उनका खोज लगाओ। एक बार फिर बात करते हैं पनामा केस की, जिसका फैसला क्या आएगा, किसके हक में होगा, किसके खिलाफ, फैसला किस दिन सुनाया जाएगा, सबको तारीखी फैसले की तारीख का इंतजार। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और कहा कि गारंटी देते हैं वजीर आजम की नाअहली का जायजा लेंगे। हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट से नाअहली की सूरत में नया वजीर आजम लाने का फैसला कर लिया। पहले 45 दिन के लिए अबूरी वजीर आजम आएगा, फिर शहबाज शरीफ को MNA मुंतखब करवा कर नया वजीर आजम बनाया जाएगा। वजीर आजम की सदारत इजलास में तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में न आने की सूरत में तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। पनामा केस का फैसला क्या आएगा, किसके हक में होगा, किसके खिलाफ, फैसला किस दिन सुनाया जाएगा, सबको तारीखी फैसले की तारीख का इंतजार। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पूरी नून लीग एतमाद के साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। माजी में ऐसी सूरत हाल में पार्टियां टूट फूट का शिकार होती थीं, वक्त के साथ साथ सियासी जमातों में मजबूती आई है, जो अच्छी बात है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तमाम विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में काम करते रहेंगे। 100% यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरा कहना जो है वो सफिशिएंट है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ ये पार्टी के अंदर इस किस्म की कोई ना कोई कैंडिडेट है, ना कोई इस किस्म की डिस्कशन हुई है, ना इवन स्पेकुलेशन भी इसके ऊपर कोई नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ, और ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस की मैच्योरिटी की निशानी है। साहब जितना आप 100% कह रहे हैं उसके बाद मैं नहीं पूछता, वरना मैंने तो आपसे सवाल पूछना था कि जब आप वजीर आजम बनेंगे तो आपका वजीर दाखिला कौन होगा? नहीं, आप हमारे सारे वज़रा जो है ना इस वक्त वो अपनी अपनी जगह पे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेंगे और काम करते रहेंगे। पनामा अमल दरामद बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है और सबको उस तारीख का इंतजार है जब ये फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले पर बात करेंगे साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब से। कादिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार क्या है और सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का ऑर्डर कर सकती है? जी, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अपने जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं। जुडिशल प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी दायरा इख्तियार से बाहर निकल गया था पिछले दौरे हुकूमत में, और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो अब अगर ये तीन जज साहिबान जो हैं अगर वो अपने जुडिशल प्रेसिडेंट्स को फॉलो करेंगे तो फिर इनको भी दायरा इख्तियार से बाहर निकलना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जुडिशल प्रेसिडेंट्स को अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो फिर इनको चीफ जस्टिस के पास केस भेजना पड़ेगा, और ये लिख के भेजना पड़ेगा कि जो इससे पहले के जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। उस सूरत में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और लार्जर बेंच अगर कॉन्स्टिट्यूट होता है तो वो जो माजी के प्रेसिडेंट्स में जो नुक्स हैं, जो नकायस हैं, वो फिर उसको रिविजिट कर सकते हैं और वो तमाम नकायस दूर कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, अगर वो चीफ जस्टिस को नहीं रेफर करते तो फिर अपने माजी के प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हैं, तो फिर एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी कि फिर उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और गो के वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है स्ट्रिक्टली आइन और कानून के नीचे नहीं होगी। तो उस पे फिर हुकूमती मौकफ क्या होगा, हुकूमत कितने स्ट्रांगली अपना मौकफ जो है कौम के सामने रख सकती है, या वो ये रिजॉल्व कर सकती है कि नहीं हम तो कानून और आइन को फॉलो करेंगे,
تو یہ سارے جو ایشوز ہیں پھر اس وقت یہ رائز ہوں گے، اور یہ بڑی مشکل سچویشن میں اس وقت پاکستان آ گیا، کیونکہ ایک طرف اسٹرکٹ لیگیلٹی ہے، آئین ہے، قانون ہے، دوسری طرف عدالت کے وہ پریسیڈنٹس ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اسی صورتحال کے تحت جج صاحبان جو ہے ایک دم فیصلہ نہیں سنا سکے، اور انہوں نے بھی اب ٹائم دیا اور ابھی تک اس کیس میں کوئی تاریخ بھی نہیں دی گئی. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے پاکستان کی عدلیہ کا کہ وہ آئین اور قانون کا ساتھ دیتے ہیں یا وہ اپنی شارٹ ٹرم میں ساکھ بچانے کے لیے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو فیصلہ انہوں نے ماضی کی حکومتوں میں دیا ہے. اور یہ سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ آپس میں اسی طرح سیاست کھیلتے رہیں گے یا وہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور آئندہ سے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت طے ہوں، اور پارلیمنٹیرینز کی جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں آئین اور قانون کے مطابق طے ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کورٹ کے بھی سامنے ہیں، پاکستانی قوم کے بھی سامنے ہیں، اور سیاستدانوں کے بھی سامنے ہیں. عرفان قادری صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کس قانون کے تحت بنائی تھی؟ جی بالکل، جی آئی ٹی کسی قانون کے تحت نہیں بنائی گئی. یہ میں آج کا نہیں کہہ رہا، میں پچھلے کئی ماہ سے یہ بات کر رہا ہوں. اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے جس کے تحت جی آئی ٹی بنے، بلکہ یہ جو 3 جج صاحبان کا جو آرڈر ہے جس کو کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو سفارش کی ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن بینچ بنائیں. میں تو حیران ہوں چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی کہ انہوں نے یہ امپلیمنٹیشن بینچ بنا کیسے دیا کہ ایک کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر امپلیمنٹیشن بینچ بنا دیا. امپلیمنٹیشن بینچ تو بنایا جاتا ہے جب کوئی کنکلوسیو فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے. لیکن اگر فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر ایک جی آئی ٹی بنی ہے، تو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد یعنی امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرا کے فیصلہ کرے گا. اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی بھی ہمارے جو لا کو جاننے والے ہیں یا کسی سابق جج نے اس طرف کیوں نہیں اشارہ کیا، یہ ہمارے جج صاحبان کو کیوں نہیں صحیح اسسٹنس دیا، اور اگر ججز سے قانون میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہم نے پن پوائنٹ کیا، کیونکہ ججز سپریم نہیں ہے، سپریم قانون ہے. اور یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ لیگل اسسٹنس جو ہے اس پائے کا نہیں دیا گیا جج صاحبان کو، اور جج صاحبان کو بھی ان تمام قوانین کا ادراک نہیں تھا. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان سے، اور اس کا تدارک وہ اب اگر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب عجیب سی صورتحال ہے کہ 2 جج فیصلہ دے بیٹھے ہیں اور ابھی کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب 5 جج بیٹھیں گے کہ 3 جج بیٹھیں گے فائنل فیصلے کے لیے. مختلف جو قانونی ماہرین ہیں ان کی مختلف آرا ہیں اس کے بارے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ابہام اس فیصلے کے نتیجے میں اس وقت ابہام پیدا ہو گیا. قادری صاحب، یہ والی جو بات ہے لیکن یہ تو پہلے ہی تعین ہو چکا ہے نا جب 5 رکنی بینچ تھا کہ عدالت سپریم کورٹ اپنا دائرہ اختیار، کیونکہ یہ کیس اپنی نوعیت کا الگ کیس ہے، منفرد کیس ہے، تو اپنا دائرہ اختیار خود طے کر سکتی ہے اور اس کو وسیع کر سکتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 5 سے 3 رکنی عمل درآمد بینچ بنا اور پھر جے آئی ٹی بنی. اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے سکتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو عدالت کس قانون کے تحت وزیر اعظم کو نااہل قرار دے سکتی ہے، اور اگر ایسا قانون نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک منفرد کیس ہے. یہ بالکل منفرد کیس نہیں ہے. اس طرح کے اس نوعیت کے کیسز پہلے بھی آئے ہیں. اسی طرح کے ایلیگیشنز چیف جسٹس صاحب کے بیٹے پہ بھی لگے تھے، اور اس وقت چیف جسٹس صاحب کو علیحدہ کر دیا گیا تھا ان کے بیٹے سے. اور اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، جو آپ نے اگلی بات کی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہوگا، وہ میں آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں یہ ساری بات بتا چکا ہوں. ذرا آپ سے میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا جو یہ جو آپ نے مجھ سے اب سوال کیا تھا، ذرا اس کو ذرا پھر سے ریپیٹ کیجئے گا تاکہ میں اس حصے کا جواب دوں جس کا میں نے جواب نہیں دیا. بالکل قادری صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وزیر اعظم کو نااہل قرار دے سکتی ہے عدالت، اور اگر ایسا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آئین کھول لیں. آئین میں 62-63 کے حوالے سے، ڈسکوالیفیکیشنز کے حوالے سے بڑے واضح طور پر اور صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آیا کوئی بھی کویسچن ارائز ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. عدالت کو اس کا اختیار سرے سے دیا ہی نہیں گیا، اور اگر اسپیکر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ہے، تو
फिर वो सारी चीज जो है स्पीकर कौमी असेंबली को भेजेंगे, और यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है उसका तयन जो है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 में किया गया। उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि किसी पाकिस्तान की अदालत को बशमूल सुप्रीम कोर्ट के कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा मां सवाए उस इख्तियार के जो कानून और आइन ने उसको दिया हो। आइन और कानून ने कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम या किसी मेंबर पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने का नहीं दिया हुआ। और ये मैं पहले भी कुछ इंटरव्यूज में इस तरह की मिसालें भी दे चुका हूं कि बराक ओबामा के खिलाफ भी इस तरह का मामला आया था, और उसमें बराक ओबामा के बारे में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, कैलिफोर्निया में केस फाइल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि बराक ओबामा चूंकि नेचुरल बॉर्न सिटीजन नहीं है, लिहाजा उनकी तकर्री सदर अमेरिका के तौर पर गैर कानूनी करार दी जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जो जज साहब थे उन्होंने फैसला ये दिया था कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मुकन्ना पार्लियामेंट इसको तय कर सकती है, और अब जो वो सदर बन गए हैं अब अदालत इसमें को वारंटो इशू नहीं कर सकती। और वो जज साहिबान जब इस्लामाबाद आए थे तो उन्होंने खुद मुझे अपना ये फैसला प्रेजेंट किया था। लेकिन पाकिस्तान में आज बावजूद कानून में और आइन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन उसकी मेन वजह ये है कि मियां साहब जो थे जब ये ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त इस तरह की नाअहलियां हो रही थी और ये तमाम लोग अदालत का साथ दे रहे थे, तो इखलाकी तौर पर तो ये बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। लेकिन कानूनी तौर पर चूंकि इन्होंने ओथ उठाया हुआ है आइन का और कानून का, तो इन पे लाजिम है कि इस तरह का फैसला अगर अदालत करे तो अदालत को ये तमाम लोग बताएं। कम अज कम अगर वजीर आजम स्टेप डाउन कर भी जाते हैं तो जो नए वजीर आजम आएंगे वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है स्पीकर साहब के पास भी लेके जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि असेंबली जो है इस फैसले को ना माने, और असेंबली उस पर कानून साजी भी कर सकती है। अव्वल तो कानून साजी की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट वे सदर पाकिस्तान भी कह सकते हैं कि जी कोई भी पार्लियामेंटेरियन को इस तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, और ऑलरेडी आइन कह भी रहा है। तो इस तरह के फैसलों पर अगर हुकूमत भी चाहे, पार्लियामेंट भी चाहे, सदर पाकिस्तान भी चाहे तो वो इस पे अमल दरामद भी रोक सकते हैं। लेकिन किस हद तक अब ये मौजूदा हुकूमत उनकी उसकी इस चीज को यानी अवाम के सामने इसकी पजीराई होगी या नहीं, या सियासी तौर पे जो दूसरे इनके जो सियासी वो जो पार्टनर्स हैं वो इनका साथ देंगे नहीं देंगे, वो सियासी फील्ड में इनको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो अलग बात है। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कर सके। इरफान कादिर साहब, ये भी कहिएगा कि अगर अदालत वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत नाअहल नहीं कर सकती तो क्या अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेज सकती है, और अगर अदालत ऐसा करती है तो इसका तरीकाकार क्या होगा? अदालत इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेज सकती, रेफरेंस सिर्फ स्पीकर भेज सकते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली जिनका के साल से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी तमाम जजों से मुबर्रा है, और आर्टिकल 190 जिसके तहत के पाकिस्तान की तमाम जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, वहां पे लेजिस्लेचर और स्पीकर साहब पर ऐसी कोई पाबंदी भी आयद नहीं होती। इसीलिए वहां पर लफ्ज जो है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इस्तेमाल किया गया है, लेजिस्लेचर का लफ्ज वहां से मिसिंग है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है ये तमाम कवानीन की सबका सरचश्मा है, मंबा है। तमाम अदालतें, तमाम कवानीन तमाम लेजिस्लेचर ने बनाने हैं। लेजिस्लेचर चाहे तो आइन में तरमीम करके सारे जजेस को घर भी भेज सकती है। ये तमाम पावर्स जो है लेजिस्लेचर के पास हैं। लिहाजा कोर्ट जो है लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को या लेजिस्लेचर के बनाए हुए आइन को उससे इनराफ नहीं कर सकती। ठीक, इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हमसे बात कर रहे थे और अपनी माहिराना राय शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पनामा केस में गिरफ्तार साबिक चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी बीमार हो गए, गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला, पिम्स अस्पताल में दाखिल, 2 रोज तक डॉक्टर्स के जेर निगरानी रहेंगे। जबकि उनकी तिब्बी रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। एससीसीपी के चेयरमैन जफर हिजाजी जिनको कल FIA ने गिरफ्तार कर लिया था, अपडेट ये है कि जफर हिजाजी बीमार हो गए हैं और गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला है। उनको पिम्स अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, जहां 2 रोज तक डॉक्टर्स उनके जेर निगरानी रहेंगे।
इसी से मुतल्लिक खबर ये कि नए चेयरमैन SCCP की तैनाती का मामला खटाई में पड़ गया। जफर हिजाजी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। वजारत खजाना सीनियर तरीन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर तजब्जुब का शिकार है। वजारत खजाना में नए चेयरमैन SCCP की तैनाती के लिए नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का बताना है कि जफर हिजाजी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। नए चेयरमैन SCCP की तैनाती का मामला खटाई में पड़ गया। चेयरमैन SCCP की तैनाती के मामले पर वजारत खजाना की जानिब से ताहाल जफर हिजाजी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जफर हिजाजी को गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड में टेम्परिंग के इल्ज़ाम पर इस्लामाबाद की अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना सीनियर तरीन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर तजब्जुब का शिकार है। वजारत खजाना में कायम मुकाम चेयरमैन SCCP की तैनाती के नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि SCCP के अफसर ताहिर महमूद सीनियर तरीन कमिश्नर हैं और वजारत खजाना की जानिब से ताहिर महमूद के नाम पर गौर किया जा रहा है। ताहिर महमूद ने मौजूदा चेयरमैन SCCP पर रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया था। ज़राए के मुताबिक इसी वजह से ताहिर महमूद वादा माफ गवाह बनने के बायस उनके नाम की मंजूरी ना हो सकी। ज़राए का यह भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से जफ़र अब्दुल्ला और आकिफ सईद के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर 3 माह के लिए कायम मुकाम चेयरमैन तैनात करने की पाबंद है। किसी वजह से फ़राइज़ सर अंजाम ना देने की सूरत में नया चेयरमैन SCCP तैनात किया जाता है। कवानीन के मुताबिक हुकूमत सीनियर तरीन कमिश्नर SCCP को तैनात करने की पाबंद है। कायम मुकाम चेयरमैन के लिए कमिश्नर की तैनाती का नोटिफिकेशन वजारत खजाना की जानिब से जारी किया जाता है। उमरकोट से आपको अपडेट करें, जहां पर कुनड़ी थाने में पुलिस एहलकारों से बदसलूकी का वाकया। अदालत ने मुलजिम ज़ैद तालपुर की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है और ज़ैद तालपुर को 2 मुलाजमीन समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद, क्या अपडेट्स हैं? ज़ैद तालपुर जो मुकामी कुंडी के वडेरे हैं और PTI के रहनुमा भी हैं, उनको 2 मुलाजिम के साथ आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमरकोट की अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आर्जी जमानत पर थे और अब कंफर्म जमानत करवाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में पहुंचे थे। अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये याद रहे कि ये ज़ैद तालपुर और उनके 10 साथियों समेत कुंडी थाने पर हल्ला बोलने, SHO से बदतमीजी करने और मार पिटाई और धमकियां देने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज है, जो इंसराद दहशतगर्दी की अदालत में भी चल रहा है। पुलिस भी इसकी इंक्वायरी कर रही है और जब जियो न्यूज ने इसका ये मामला उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस ले लिया था। सही, मोहम्मद खालिद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। टंडुआला यार्ड से अपडेट है, जहां बाप ने मुबैना तौर पर नौमौलूद को 15,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। बच्चे की मां ने पुलिस को दरखास्त दी कि उसका शौहर नशे का आदी है। पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाले मियां बीवी को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करवा लिया है। मदीना कॉलोनी की रहायशी खातून ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका शौहर अब्दुल गफूर कमरानी, जो कि नशे का आदी है, 4 रोज कबल पैदा होने वाला बच्चा 15,000 रुपए में फरोख्त कर दिया, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और बच्चे के बाप और बच्चे को मुबैना तौर पर खरीदने वाले शख्स और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक किसी भी बच्चे को खरीदना या कानूनी तकाजों के बगैर गोद लेना भी जुर्म है। पुलिस ने नौमौलूद बच्चे को मां के हवाले कर दिया। उधर खरीदने वाली औरत का कहना था कि उन्होंने बच्चा खरीदा नहीं बल्कि गोद लिया है। बच्चे को उसकी मां ने अपने हाथों से उनके हवाले किया, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। पुलिस ने दोनों फरीकैन के बयानात पर तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची से आपको खबर दें, जहां पर कोरंगी में शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स और IG AD ख्वाजा ने भी शिरकत की है। नमाज जनाजा के बाद वज़ीर आला और IG की शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत भी की और फायरिंग से शहीद होने वाला बच्चा भी सपुर्द खाक कर दिया गया। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से थाना अवामी कॉलोनी की हुदूद में शहीद होने वाले ASI कमरुद्दीन, कांस्टेबल बाबर और कांस्टेबल अफजल की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन साउथ में अदा की गई। इस मौके पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, IG सिंध AD ख्वाजा, DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद, एडिशनल IG कराची गुलाम कादिर थेबू,
एडिशनल IG CTD, जोनल DIGs, ज़िला SSP समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान, शहीद पुलिस अफसरान, एहलकारों के वरसा, दोस्त, अहबाब और अहलियान इलाका ने भी शिरकत की। IG सिंध AD ख्वाजा ने शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एहलकारों की खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए वरसा से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर IG सिंध ने शहीद एहलकारों के वरसा के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद और बच्चों के लिए महकमा पुलिस में मुलाजमत और दीगर मराद का ऐलान किया। और इसी से मुतल्लिक अपडेट ये कि पुलिस एहलकारों के कत्ल में इस्तेमाल हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और पुलिस एहलकारों पर 3 9mm पिस्तौलों से फायरिंग की गई, रिपोर्ट में बताया गया है। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो फायरिंग हुई थी इसमें 3 मुख्तलिफ 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुए थे और इसके खदशा गुज़िश्ता रोज ही जो तहकीकातकार हैं उन्होंने जाहिर कर दिया था, लेकिन जो फॉल मिले थे मौके से 45 फॉल मिले थे 9mm पिस्तौलों के, 7 उसके सिक्के मिले थे और 1 लाइव बुलेट मिला था। उसको भेजा गया था फोरेंसिक लैब, जहाँ पर अब रिपोर्ट आई है कि वो तीनों हथियार माजी में कभी इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि कोई मैचिंग नहीं है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट डिवीजन है वहाँ पे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी बिना पर जो तहकीकातकार हैं वो ये कह रहे हैं कि नए हथियार हैं जो कि इस्तेमाल हुए हैं। इसके साथ साथ जो CCTV फुटेजेस हैं उसके लिए तहकीकातकार कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ हासिल करें, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई CCTV फुटेज उनको नहीं मिल पाई है। वाकई का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है और अभी CPO में काला सतही इजलास जारी है, जिसकी IG से उनको सदारत कर रहे हैं और उसके बाद मजीद इस सिलसिले में ये तफ्तीश किसको दी जाती है CTD में, उसके बाद वाज़ेह हो पाएगा। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पता चला है कि इस्तेमाल किए गए हथियार पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैरत के नाम पर कत्ल के फरार मुलज़मान का अब तक सुराग ना लगाया जा सका। गुज़िश्ता रोज लड़का लड़की से मिलने उसके घर गया तो लड़की के बाप और 2 भाइयों ने लड़के और लड़की को तेज धार आले से कत्ल कर दिया था, जबकि पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में वाक़े को कारोकारी करार दिया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गए। बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। थरपारकर में सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। शिमाली बलूचिस्तान में मौसम खुशगवार है। पंजाब में गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली समेत मुतादिद इलाकों में अचानक काली घटाएं उमड़ आईं और हल्की और तेज बारिश पड़ने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा, सवाबी, लकी मरवत और बन्नू में सुबह से ही वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिससे गर्मी में कमी आ गई। थरपारकर में सुबह से तेज बारिश की वजह से शाही बाजार, मीन बाजार, कश्मीर चौक, मंदिर गली में जगह जगह पानी भर गया और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ सिंध के दीगर शहरों में हालिया बारिश के बाद हब्स बरकरार है। बलोचिस्तान में मौसम कुछ बेहतर है। गिलगित बल्दिस्तान में जिला गिजर में हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। दीगर अजला में मौसम अबरालूद है। दूसरी जानिब जिला थरपारकर में सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जिला हेडक्वार्टर मिट्टी में भी शदीद बारिश हो रही है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हनीफ सई से। देखिए, थर के शहर में अब्र करम है कि बरसता ही जा रहा है और तूफानी बारिश यहाँ पर पड़ रही है और तकरीबन ये बारिश 1 घंटे से चल रही है। इस बारिश ने पूरे मिट्टी शहर को जल थल कर दिया है। शहर के हर गली में जो है पानी खड़ा हो गया है और बारिश के पानी में यहाँ पर निजाम जिंदगी बिल्कुल बुरी तरह मफरूज करके रख दिया। मुकामी शहरी मौजूद है। क्या सूरत हाल है बारिश की यहाँ पे? सर, यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है जैसे कुछ 5 साल पहले जो बारिशें हुई थी उस जैसे ही हालात की सूरत हाल ये है कि शाही बाजार से लेकर जो मिट्टी की हर गली और हर रोड है, चाहे वो तजारती और कारोबारी मराकज है या रहायशी इलाके हैं, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए और बारिश का पानी हर जगह यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा दिखाई देता है। जी, मौसम ने तेवर बदले तो मरी एक बार फिर सयाहों की तवज्जो का अहम मरकज बन गया। रश के बाइस मरी आने वाली सड़कों पर गुज़िश्ता रोज से मुसलसल बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी में दस्तयाब गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। और मरी से ही आप तक अपडेट पहुंचाएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ एक रोजा दौरे पर मलका कौसार मरी पहुंच गए। नवाज शरीफ के साथ उनकी साहबजादी मरीम नवाज भी हैं। जी हाँ, वजीर आजम नवाज शरीफ एक रोजा दौरे पर मलका कौसार मरी पहुंच गए हैं और नवाज शरीफ के साथ उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी हैं।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि 2 रफाही इदारों ने पाकिस्तान में बच्चों की सेहत से मुतल्लिक जीनियाती रिसर्च सेंटर के क़याम का ऐलान कर दिया है। लंदन में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में फ्यूचर ट्रस्ट के चेयरमैन अली रजा सिद्दीकी का कहना था कि चिल्ड्रन नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ शराकत दारी पाकिस्तान में बच्चों में जीनियात से मुतल्लिक तहकीक में मुआवन साबित होगी। चिल्ड्रन नेशनल के CEO कोट न्यूमन का कहना था कि बच्चों का जीनियाती डेटा कलेक्शन बीमारियों की तशखीस, उनसे बचाव और इलाज में मददगार साबित होगा।